Yes, hello everyone. Good morning, all of you. So, good morning, everyone. Very good morning to all. Great. So, in the previous class, we were discussing about the major prospects of food chain and food web, और हमने डिस्कस किया था इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में भी, जहाँ पे हमने पिरामिड ऑफ एनर्जी डिस्कस कर लिया है। और उसमें मैंने तुम्हें बताया कि पिरामिड ऑफ एनर्जी को जब भी हम देखेंगे तो उसमें हमें हमेशा एक चीज नजर आएगी कि जो 10% लॉ है वो ये कहता है कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे हम जाते हैं, उसमें जाते हुए 90% जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो वेस्ट हो जाती है, हीट में यूटिलाइज हो जाती है। वेस्ट तो हम नहीं कहेंगे। और उसके बाद जो 10% है वही एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है अगले ट्रॉफिक लेवल तक। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। एंड सेकेंड एस्पेक्ट जो अभी हमने डिस्कस करना है, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस एस्पेक्ट को। हाँ, मैं टीम से बोलता हूँ वॉइस इंक्रीज करने के लिए, बट वेट फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि मेरा भी गला खराब है और थोड़ा सा हम आज मैनेज करके चलिएगा मेरे साथ। राइट, चलें। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो हम आ रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास पे। लेट्स टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास नाउ। इकोटोन, इकोटाइप्स, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स देख लिए। उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे डिकम्पोजर्स के भी बारे में बात की है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द फूड चेन, वी हैव टॉक्ड अबाउट द फूड वेब, 10% लॉ की हमने बात की, पिरामिड ऑफ एनर्जी की हमने बात की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास। जब भी हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं तो ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे अमाउंट ऑफ जो भी हम लिविंग मैटर है, लिविंग मैटर के, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास जो है उसके अमाउंट के हिसाब से एक पिरामिड तैयार करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने एक पिरामिड यहां पे बना हुआ है। इस पिरामिड को जब मैं क्लोजली देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि जो सबसे लो लेवल पे है, फूड वेब समझा दे। चलो मैं बता देता हूं फूड वेब, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो, सबसे पहले जब हम फूड वेब की बात करते हैं ना बेटा, फूड वेब का मतलब होता है जब मल्टीपल इंटरेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। मल्टीपल इंटरेक्शंस, मल्टीपल इंटरेक्शन का मतलब यह है कि अगर मान लो यहां पे ग्रास है, तो इस ग्रास को खाने वाले कौन कौन लोग हो सकते हैं। यहाँ पे ग्रास होपर भी हो सकता है, यहाँ पे कैटल भी हो सकता है, यहाँ पे रेबिट भी हो सकता है, राइट, यहाँ पे डियर भी हो सकता है। तो इसके मल्टीपल इंटरेक्शंस हमें दिखाई देते हैं। जब हमने फूड चेन देखा था तो मैंने उसमें दिखाया था एक बात। हाँ, जो मैं लिख रहा हूं वो नोट करना है कि नहीं। उसमें आप उसमें आप अगर इन सारे एस्पेक्ट्स को आपके पास अगर पीडीएफ पहुंच जाती है तो फिर नोट करने की क्या जरूरत है। आप सिर्फ समझने पे ध्यान दें और याद करें जो मैं चीजें बता रहा हूं। याद क्या करना है, उसमें सबसे पहले जो भी फूड चेन के अंदर हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स देखे, कंज्यूमर्स देखे, उनके नाम याद करने हैं। ठीक है, चलो। जब फूड वेब की बात करेंगे तो मल्टीपल मल्टीपल एस्पेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं फूड चेन्स के, फूड वेब के अंदर मल्टीपल इंटरेक्शंस दिखाई देंगे। इसी कारण से फूड वेब एक कंपैरेटिवली बेहतर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एक इकोसिस्टम का, क्योंकि अगर यहां पे एक व्यक्ति यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अगर खत्म होता है तो उसके साथ दूसरे जो इंटरेक्शंस हैं उनको फिर भी हम पा सकते हैं देखने में, राइट। इसीलिए फूड वेब थोड़ा बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम पाएंगे कि सबसे जरूरी चीज जो है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड, राइट। अब अगर ध्यान से थोड़ा इत्मीनान से समझें तो इकोलॉजिकल पिरामिड में हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास की। और हमें पता है बायोमास क्या होता है। बायोमास इज नथिंग बट दी स्टोर्ड, उनका जो भी एनर्जी है, स्टोर्ड जो उनका, जो भी उन्होंने खाया हुआ है, वो जो प्रॉपर जो खाया वो स्टोर्ड कितना है, वही हमें बायोमास के रूप में दिखाई देगा। अगर मैं बायोमास को देखूं, सबसे पहले इसकी दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है टेरेस्ट्रियल फूड चेन, यानी कि ऐसी फूड चेन जो कि लैंड पे है।
और दूसरा ऐसी फूड चेन जो कि एक्वेटिक फूड चेन है, यानी कि पानी के अंदर है। इन दोनों में बायोमास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पिरामिड शो करेगा। जैसे थोड़ा सा ध्यान से अगर हम समझें तो यहां पे मुझे पता चला कि इस लेवल पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 1000 kg/m² बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर के लेवल पे जो बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, जो वेट है, उस वेट को हमने काउंट करना है। वेट कंपैरेटिवली कम होता जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक पर्टिकुलर मिनट में अगर मैं देखूं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अगर मैं देखूं, उस इंस्टेंस पे उस एरिया में कितने पेड़ होंगे, बहुत सारे पेड़ होंगे और पेड़ों का वेट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, और उनके ऊपर डिपेंडेंट जो हर्बीवोर्स होंगे वो भी ज्यादा होंगे। तो उनका नंबर अगर ज्यादा होगा तो उनका वेट भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। उसके ऊपर एक ही व्यक्ति है, उसका वेट और कम हो गया, उसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा वेट और कम हो गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जैसे जैसे मैं ट्रॉफिक लेवल में एक लेवल से दूसरे ऊपर लेवल पे जा रहा हूं, तो जो अमाउंट ऑफ बायोमास है, जो अमाउंट ऑफ वेट है, वो सक्सेसिवली डिक्रीज करता जा रहा है। इसीलिए इस बायोमास को हम अपराइट बायोमास के नाम से जानते हैं, राइट। तो अगर मैं इन सब चीजों को ध्यान से देखो, इकोलॉजिकल निश बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप एक बार दोबारा वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले ये रिलेटिव अमाउंट ऑफ बायोमास की बात करेगा एट ईच लेवल। ये एनर्जी की बात नहीं कर रहा है, ये वेट की बात कर रहा है। ये कहता है कि जो सबसे ज्यादा जिसका वेट होगा वो बेस पे होंगे, और जैसे जैसे बेस से ऊपर जाते रहेंगे तो वेट हमें कम दिखाई दे रहा है। इट इज नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट पिरामिड शेप, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि अब अगर हम देखें, कोई भी एक इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स बदलते रहते हैं, इस कारण से ये बायोमास भी इस पिरामिड के अंदर भी हमें शेप डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगी। अगर मैं एक बात बताऊं तुम्हें, पिरामिड ऑफ एनर्जी की जब हमने बात की थी, तब हमने हमेशा एक चीज देखी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा, क्योंकि एक लेवल से ऊपर के लेवल तक एनर्जी कम होती है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो ये चीज सच है, बट जब ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम जाते हैं तो ये चीज चेंज हो जाती है। कारण क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। और जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो उनके जीने का और उनके खत्म होने का जो रेट है वो बहुत फास्ट होता है। जैसे अगर मैं पेड़ों की बात करूं, तो एक पेड़ तो काफी लंबे समय तक सरवाइव करता है, बट फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे देखेंगे तो हमें बहुत हल्के से उनका वेट अगर हम काउंट करेंगे तो बहुत ही कम वेट हमें मिलेगा। इसी कारण से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, खुद सोचो शार्क का, ब्लू व्हेल का वेट कितना ज्यादा है और प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि फाइटोप्लैंक्टन का वेट कितना होगा। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से अगर देखूं तो यहां पे जो पिरामिड है दैट इज इन्वर्टेड। अब ये अपराइट नहीं है, इन्वर्टेड है। यही चीज यहां पे ध्यान में रखने वाली है। और जो ये कहती है कि जब भी हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करते हैं तो उनके जो जीने की दर है दैट इज ओनली 2 to 3 days। जूप्लैंक्टन 7 से 8 दिन, छोटी फिश 15 से 20 दिन। जैसे जैसे बड़ी फिश होती जाएगी तो वैसे वैसे इनका जो ओवरऑल सर्वाइवल का टाइम है वो इंक्रीज होता जाता है। इसी कारण से एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं देखूंगा तो जो ट्रॉफिक लेवल सबसे नीचे है वहां पे मुझे माइक्रोस्कोपिक एल्गीज दिखाई देंगी जिनका वेट बहुत ही कम होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेट भी बढ़ता जाएगा। इस वजह से क्या मैं कह सकता हूं, पिरामिड ऑफ बायोमास, अगर मैं पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करता हूं, पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर बात करता हूं तो ये दो तरीके का हो सकता है। वन वी कॉल एज अपराइट पिरामिड, और अपराइट पिरामिड की बात हम कर चुके हैं। सेकेंड वी कॉल एज इन्वर्टेड पिरामिड। हाँ जी सर, इन्वर्टेड पिरामिड की भी हम बात कर चुके हैं। कैसे? अपराइट पिरामिड हमें दिखाई देता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर हमें इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास दिखाई देगा।
तो क्या ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि pyramid of energy is always upright, but pyramid of biomass can be upright and inverted both? Yes or no, guys? फटाफट जवाब दें। केजी पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका वेट काउंट करते हैं, और वेट भी ड्राई वेट काउंट करते हैं, उनके अंदर से पानी को हम निकाल के ये वेट काउंट करते हैं। दिस इज द पिरामिड ऑफ बायोमास। वेरी गुड। अब आता है पिरामिड ऑफ नंबर। मीटर स्क्वायर मतलब एरिया की बात हुई है, वो उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं। अब आता है पिरामिड ऑफ नंबर। जब पिरामिड ऑफ नंबर की बात करूंगा तो मुझे ये समझ में आया, जैसे यहां पे बायोमास का पिरामिड दिखाया हुआ है, एक ट्री, ग्रास, फ्लावरिंग प्लांट्स और क्रॉप, इनका जो वेट है कंपैरेटिवली ज्यादा है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो वेट क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इसीलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यस, पिरामिड ऑफ बायोमास इज रिलेटेड टू वेट। बायोमास का मतलब ही हम क्या काउंट कर रहे हैं, वेट काउंट कर रहे हैं, इसीलिए उसकी यूनिट केजी है, कितना भारी है। अब एक पेड़ कितना भारी होगा, और उसके ऊपर अगर मैं सबसे टॉप पे देखूं तो शेर चाहे जितना मर्जी हो, पर वो शेर जो है वो कंपैरेटिवली पेड़ से तो हल्का ही है ना। इसलिए ये क्या है, ओवरऑल ओवरऑल सीधा दिखाई देता है। जब मैं पानी में जाऊंगा तो मैं ब्लू व्हेल को देखूं और उसके बाद मैं फाइटोप्लैंक्टन्स को देखूं, तो मुझे पता लगता है कि एक्वेटिक वाला जो है वो कंपैरेटिवली इन्वर्टेड होगा। राइट। फाइटोप्लैंक्टन कहां से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन भी क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ही तो हैं, वो भी तो सनलाइट से ही एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। राइट। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट यहां पे जो हमें देखना है, दैट इज द पिरामिड ऑफ, ये पिरामिड ऑफ बायोमास है। देन वी हैव सीन द पिरामिड ऑफ, नाउ वी विल सी द पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर का मतलब यह है कि एक एक एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर रहे हैं, दैट इज समथिंग इज बीइंग कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर ये बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक ट्रॉफिक लेवल पे एक फूड चेन में कितने हैं। अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से समझूं तो मुझे पता लगेगा एक चीज, ध्यान से देखना, कि मान लो ग्रासेस, ग्रासेस के ऊपर डियर, डियर के ऊपर लायन। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं ट्रॉफिक लेवल में, जो नंबर है वो क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि डियर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे और लायंस कंपैरेटिवली कम होंगे। इसीलिए आप क्या मुझे ये बात बता सकते हैं कि मान लो यहां पे ग्रासेस हैं जिसका नंबर ज्यादा है, इसीलिए ये थोड़ा वाइड है। देन वी विल टॉक अबाउट डियर, ये थोड़ा कंपैरेटिवली कम वाइड है। एंड यहां पे वी हैव लायन जो कि और छोटा है। इसी कारण से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं नंबर्स कम हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर हमें एक साइड तो क्या दिखाई दे रहा है, अपराइट दिखाई दे रहा है। राइट। अब ऐसे ही मुझे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर बताएं कि क्या मैं कह सकता हूं फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे, छोटी मछलियां उनसे कम होंगी, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों से कम होंगी, और शार्क्स जैसी जो मछलियां हैं वो कंपैरेटिवली और भी कम होंगी। यस और नो, फटाफट। नहीं, जिनका नंबर ज्यादा उनका वेट ज्यादा, ऐसा नहीं है। हम नंबर को अलग काउंट कर रहे हैं, वेट को अलग काउंट कर रहे हैं। जब वेट को देख रहे थे तो एक स्क्वायर मीटर के अंदर जो भी बायोमास है उसको हम उसका वेट कर रहे थे। डन। अपराइट होगा, बिल्कुल सही बात है। बट अगर मान लो यहां पे मैं एक बात करता हूं कि एक ट्री है, नंबर ऑफ ट्री इज 1, इस ट्री पे जो बर्ड बैठे वो बर्ड्स क्या है, कंपैरेटिवली और ज्यादा है। ये बर्ड्स जिन पैरासाइट्स को खा रहे होंगे उनका नंबर और भी ज्यादा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इस पेड़ के ऊपर एक पेड़, फिर उसके ऊपर जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सो द पिरामिड ऑफ नंबर विल बी इन्वर्टेड इन नेचर। पिरामिड ऑफ नंबर विल बी इन्वर्टेड इन नेचर, क्योंकि पेड़ एक है, उसके ऊपर बर्ड्स ज्यादा, बर्ड्स जिन पैरासाइट्स को खा रहे हैं वो और भी ज्यादा। राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो तीन पिरामिड्स हैं ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक एनर्जी के लिए है,
एक वेट के लिए है, एक नंबर के लिए है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा है, राइट। जो वेट है उसका पिरामिड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है, एक अपराइट, एक इन्वर्टेड। अपराइट जो होगा, दैट अपराइट पिरामिड विल बी फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इन्वर्टेड पिरामिड विल बी फॉर aquatic ecosystem. On the other hand, when we talk about the pyramid of number में भी हमने देखा ये upright and inverted, it can be both. और इसमें हम नंबर के अंदर एक और शेप पाते हैं, जैसे कि आपको यहां पे दिख रही होगी, दिस इज द मेजर शेप। सबसे पहले अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर देखूं तो 10,000 फ्रेश वाटर श्रिम्प्स हैं, बट श्रिम्प्स के ऊपर ब्लीक और कम हो गए, पर्च और कम हो गए, उसके ऊपर और कम हो गया। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, जो नंबर है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसे ही यहां पे हम देखें, प्रोड्यूसर कौन है, एक ट्री, ट्री के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर ये कंपैरेटिवली ज्यादा है, बर्ड्स। फिर उसके बाद जो बर्ड्स हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर जो बर्ड्स हैं वो और भी ज्यादा हैं। इस तरीके से अगर मैं इनको देखूं तो ये मुझे इन्वर्टेड दिखाई देगा। बट यही किसी के मन में सवाल आएगा कि सर बर्ड्स तो हैं ज्यादा, बट सबसे ऊपर तो ईगल है, ईगल तो और भी कम होती हैं। हाँ, इसी कारण से आप यहां पे देखेंगे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोर्स, एंड देन एक कार्निवोर आया जो कि इसकी शेप को वापस क्या कर देता है, अपराइट कर देता है। तो कैन आई से कि ये जो ओवरऑल पिरामिड होगा, दिस वुड बी द स्पिंडल शेप पिरामिड। यस और नो, ये एक स्पिंडल शेप पिरामिड है, राइट। दिस इज द इन्वर्टेड पिरामिड, दिस इज द इन्वर्टेड पिरामिड, दिस इज द अपराइट पिरामिड, ये अपराइट पिरामिड है। तो अपराइट, इन्वर्टेड, स्पिंडल शेप, तीन तरीके के पिरामिड्स हमें यहां पे दिखाई देते हैं जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं, राइट। एवरीवन गॉट माय पॉइंट? चलो अब एक काम करते हैं, इनको एक बार सारा एक साथ कंसोलिडेट कर देते हैं एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, यू विल बी डन विद दिस। देखिए सबसे पहले मैं यहां पे पिरामिड का फ्लो चार्ट बना रहा हूं। जैसे कि अगर मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट द पिरामिड, पिरामिड जो है वो क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जी हाँ। देन सेकेंड एस्पेक्ट अगर हम यहां पे देखें, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड एस्पेक्ट, पिरामिड जो है वो तीन तरीके के होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी जहां पे हम सिर्फ एनर्जी की बात करेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास जहां पे ड्राई वेट कैलकुलेट किया जाएगा पर स्क्वायर मीटर, एंड देन थर्ड इज पिरामिड ऑफ नंबर, यहां पे नंबर गिने जाएंगे कौन कितना ज्यादा है, राइट। एक बात, दूसरी बात, यहां पे जब एनर्जी की बात आती है तो आई विल से एनर्जी का जो पिरामिड है उस पिरामिड में एक लॉ लगता है, लॉ ऑफ 10% एनर्जी, राइट, लॉ ऑफ 10%, जिसको हम लिंडमैन लॉ के नाम से जानते हैं, राइट, लिंडमैन्स लॉ। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। इस वजह से पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा क्या होगा, सीधा दिखाई देगा। ठीक है, डन। देन पिरामिड ऑफ नंबर की जब बात आती है तब हम क्या देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला हम देखते हैं अपराइट, सेकंड वी कैन कॉल इट एज द इन्वर्टेड, एंड थर्ड इज स्पिंडल शेप्ड, third is spindle shaped. And pyramid of biomass is of two types, one we call as the upright and another one is inverted। और जो upright होगा वो होगा किसके लिए, फटाफट जवाब दें। pyramid of biomass will be upright for terrestrial ecosystem and pyramid of biomass will be inverted for aquatic ecosystem। जी हाँ, and here you will see इन्वर्टेड एंड स्पिंडल शेप के अंदर ट्री का एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, और अपराइट के अंदर आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम दिख जाएगा। नाउ टेल मी, क्लियर एवरीवन? तो इससे सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी के डाउट्स जब कल की क्लास हम करेंगे एक बार खुद से पढ़ोगे तो और क्लियर होगा।
कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा टाइम लगता है समझने में। आप एक बार आज रिवाइज करेंगे, कल जब हम क्लास शुरू करेंगे तब उस डाउट को वापस केटर कर देंगे, क्योंकि हर क्लास से पहले मैं रिवाइज करवाता ही हूं। राइट। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, भाई मेरे को नहाते। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनवायरमेंट में तेरे को लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बातें कर रहा है भाई बाबा। चलो हम बात करते हैं बायो एक्यूमुलेशन की। देखिए बहुत ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्वेंशंस भी हमें लेटर ऑन स्टेजेस में दिखाई देंगे। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कि जब धीरे धीरे ग्रेजुअली कोई एक सब्सटेंस हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। कुछ सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि इस पूरे एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं, उनका ब्रेक डाउन नहीं होता और उन केमिकल्स का एक्यूमुलेशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वक्त दर वक्त, टाइम टू टाइम होता रहता है। इसी को हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करता है इन इन केमिकल्स को, तो उनका एब्जॉर्प्शन और उनका एक्यूमुलेशन का रेट उनकी बॉडी में जब बढ़ता जाएगा, तो वो सब्सटेंस अगर लॉस होने की दर उसकी कम है और एब्जॉर्ब होने की दर ज्यादा है, तो बायो एक्यूमुलेशन के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सबसे सिंपल बात है, आप अगर मान लीजिए डीडीटी का एग्जाम्पल लें, या इससे भी एक आसान एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मरकरी। मान लो यहां पे ये जो पानी है, इस पानी के अंदर मरकरी का अमाउंट है। राइट, मरकरी का अमाउंट है। राइट, अब इस मरकरी का अमाउंट इस पानी के अंदर है और यहां पे एक फिश है जो सारी उम्र इस पानी को पीती रहेगी। तो क्या उस पूरी पूरी की पूरी फिश के अंदर पूरी लाइफ टाइम में ये मरकरी एक्यूमुलेट होता रहेगा? यस और नो? फटाफट बताएं। डेफिनेटली यस। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी सब्सटेंस का किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली उस केमिकल का एक्यूमुलेशन होना, इकट्ठा होना, और उसी को हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। मान लो मैं कोई एक ऐसी चीज खाता हूं जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं होती है, रदर जाके मेरे फैट में सोल्यूबल हो जाती है, तो वो चीज मेरी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेगी। अगर पानी के अंदर सोल्यूबल होती तो जब भी मैं यूरिनेट करता या एक्सक्रीट आउट करता किसी चीज को, तो वो बाहर निकल जाती। बट अगर वो फैट के साथ सोल्यूबल हो गई है, तो मेरी बॉडी के अंदर धीरे 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 करके उसका अमाउंट बढ़ता रहेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि यहां पे 5 मछलियां थी। इन 5 मछलियों ने इस मरकरी को ताउम्र इस मरकरी वाला पानी पिया। राइट, अब एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने इन 5 मछलियों को खा लिया। पहले भले ही इस मछली के अंदर 1 ग्राम मरकरी है, इसके अंदर भी 1 ग्राम मरकरी है, बट जब आदमी 5 मछलियों को खा रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर 5 ग्राम मरकरी का ट्रांसफर हो जाएगा? यस और नो? डेफिनेटली यस। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी एक ट्रॉफिक लेवल को देखते हैं, किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल को अगर हम देखें, उस ट्रॉफिक लेवल पे, एक ट्रॉफिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म ने किसी एक सब्सटेंस को कितनी देर तक क्या क्या कंज्यूम किया है। बट हमें पता है कि ये जो ट्रॉफिक लेवल है, इस पूरे इकोसिस्टम में फूड चेन स्टेब्लिश्ड है। जब फूड चेन स्टेब्लिश्ड है, तो इस ऑर्गेनिज्म को कोई और खाएगा, यानी कि ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे कोई खाएगा, तो डेफिनेटली अब मेरा सवाल तुमसे ये है, लेवल दिस इज 1, दिस इज लेवल 2, ज्यादा अमाउंट हमें कहां पे दिखाई देगा? ट्रॉफिक लेवल 1 पे या 2 पे? फटाफट जवाब दें। ट्रॉफिक लेवल 1 और 2? The answer is trophic level 2. Very good. It increases in each trophic level. हर ट्रॉफिक लेवल पे ये इंक्रीज होता रहेगा। डेफिनेटली यस। एक पे जो जवाब दे रहे हैं उनको थोड़ा समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर मैं मान लो यहां पे
इज द एग्जाम्पल जहां पे मैं बोलता हूं कि कोई एक मछली है या कोई भी एक मछली, छोटी मछली ले लें, जो कि धीरे 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 करके बहुत पूरे समय तक अपनी लाइफ साइकिल के दौरान मरकरी को कंज्यूम कर रही है। इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी के अंदर बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है उस सब्सटेंस का। सब्सटेंस इज गेटिंग बायो एक्यूमुलेटेड, सब्सटेंस इज गेटिंग बायो एक्यूमुलेटेड, बायो एक्यूमुलेटेड, राइट। बट अब मेरे को मालूम है मैंने 5 मछलियां खानी है, तो जैसे ही मैं ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे जाऊंगा तो डेफिनेटली यहां पे उसका अमाउंट मैग्नीफाई हो जाएगा, राइट। इसीलिए दो वर्ड्स यहां पे आते हैं, वन वी कॉल एज बायो एक्यूमुलेशन एंड अनदर वन वी कॉल एज बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है? एक्यूमुलेशन एक ही ट्रॉफिक लेवल पे होता है, मैग्निफिकेशन जब एक ट्रॉफिक लेवल से वो चीज दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगी तो इवेंचुअली उसका नंबर बढ़ जाएगा, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, वो मैग्नीफाई हो जाएगी, उसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। अब यहां पे हम देखें, सबसे पहली चीज यहां पे दिस इज वन एस्पेक्ट। देखिए, माइक्रोप्लास्टिक्स are getting into mosquitoes and contaminating the new food chains. According to a research, there was evidence of beads in all the stages of mosquitoes, although the numbers went down as the animals developed. देखिए, यहां पे ऐसा देखा गया कि अगर मान लो इस पानी के अंदर बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक का प्रेजेंस था, एक मच्छर आया, उसने अपने एग्स को इस पानी के अंदर ले डाउन किया, एग्स लार्वा बने, लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा से एक एडल्ट मॉस्किटो जब बनेगा तो क्या मैं कह सकता हूं इसके अंदर इसका नंबर क्या होता जा रहा है? एक्यूमुलेट होता जा रहा है। और अगर ये पूरा का पूरा समय ये मच्छर अपना वक्त इस पानी के अंदर बिता रहा है तो वो अपने साथ साथ प्लास्टिक को भी कंज्यूम करता जा रहा है, राइट। और यही क्या मैं कह सकता हूं, ये सबसे रीसेंट न्यूज है जो डाउन टू अर्थ में आया कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है उसके अंदर ये बायो मैग्निफिकेशन का एस्पेक्ट एसोसिएटेड होता है। क्योंकि मेरे को अगर 5 मच्छर काटेंगे या ये 5 मच्छर आगे जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट था वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे मैग्नीफाई हो जाएगा। देन बायो एक्यूमुलेशन, ध्यान से समझना, बायो एक्यूमुलेशन होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवर द स्पैन ऑफ इट्स लाइफ, जितने समय वो जिंदा है, जिससे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। और बायोमैग्निफिकेशन होता है जब वो केमिकल ट्रांसफर हो जाए एक ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे विद इन अ फूड चेन, राइट, रिजल्टिंग इन अ हायर कंसंट्रेशन इन द एपेक्स प्रेडेटर। इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान किसको मिलेगा? शेर को मिलेगा। मान लो मैंने ग्रासेस के अंदर कोई ऐसा केमिकल देखा जो कि बायोडिग्रेड नहीं होता, एक डियर सारी उम्र उस ग्रास को खाता रहेगा, वो उस केमिकल को एक्यूमुलेट करता रहेगा। अब 10 डियर उस पूरे एरिया में थे, 10 ने क्या किया, सारा का सारा वो केमिकल एक्यूमुलेट कर लिया। बट जैसे ही लायन इन 10 डियर को खाएगा तो उसका नंबर मैग्नीफाई हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास 10 गुना ज्यादा वो सब्सटेंस पहुंचा। सो एक ट्रॉफिक लेवल से जब हम दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो इसका अमाउंट मैग्नीफाई हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बायो मैग्निफिकेशन। इसका एक और एग्जांपल आप देखें, जब भी कोई डीडीटी किसी एक्वेटिक बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो फिशेस की जो फिश होती हैं वहां पे उनकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है। मैंने तो डीडीटी का छिड़काव कर दिया पानी के अंदर ताकि मच्छर ना आए, बट उस डीडीटी का जो केमिकल है वो सारा उम्र जो वहां पे मछलियां थी वो सारी की सारी मछलियां उनको एक्यूमुलेट करती रही, राइट। व्हेन फिशेस विल बी ईटन बाय द एनिमल्स और एनीवन हु इज एट हायर ट्रॉफिक लेवल, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी विल बी इंक्रीज्ड। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बायोमैग्निफिकेशन। आई होप नाउ समझ में आ गया होगा। स्कैवेंजर देखो, स्कैवेंजर के अंदर वो नहीं रहेगा क्योंकि वो खा नहीं रहा है, ध्यान से समझे। और स्कैवेंजर्स जो हैं
उनको स्केवेंजर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके स्टमक में जो एसिड होता है दैट इज वेरी हाईली एसिडिक। इसी कारण से वो स्केवेंजर्स कहलाते हैं कि जो बैक्टीरियाज उस पर्टिकुलर डेड बॉडी में होंगे वो बैक्टीरियाज उस स्केवेंजर को नुकसान नहीं पहुंचाते। राइट, चलो डीडीटी तो सुना होगा क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन को हम बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि एम्प्लीफाई हो रही है अमाउंट, और इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का नाम भी दिया जाता है। एंड द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, एग्जांपल कोई भी एक पेस्टिसाइड था जो कि जाके कहां पे किसी भी एक लेवल पे जो हमारी प्लांट है उसके अंदर क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, और फिर धीरे 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 वो फूड चेन के अंदर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। इसीलिए एक चीज हमें समझनी है कि एक चीज हमें क्या समझनी है वो ये कि क्या ये सारे केमिकल्स करते हैं या कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ खासियत है या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी ऐसी हैं जो कि रिजल्टिंग होंगी इस पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ। पहली बात, दिस इंक्रीज कैन अकर as a result of the characteristic and property of a chemical known as persistence, यानी कि वो केमिकल वो सब्सटेंस परसिस्ट करता है और एनवायरमेंट में जितने भी प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेसेस के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। राइट, अब जितने भी ये हैवी केमिकल्स हैं मैं लेटर ऑन स्टेजेस में इनको बताऊंगा, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इनको हम पीओपी के नाम से जानते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं दे आर परसिस्टेंट, व्हाई, बिकॉज दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय वेरियस एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। दूसरा, ये फूड चेन की एनर्जेटिक्स जो है वो भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते रहेंगे द अमाउंट ऑफ दीज पर्टिकुलर जो केमिकल्स हैं वो बढ़ता रहेगा। और तीसरा, ये इंटरनल डिग्रेडेशन नहीं हो सकता हमारी बॉडी में इनका, और हम इनको एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जाके फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। राइट देखो, यूरिया जो है वो तो निकल जाता है ना बेटा, यूरिया तो जब भी हम यूरिनेट करेंगे वो निकल जाएगा, बट कुछ और केमिकल्स ऐसे हैं जो कि परसिस्टेंट रहेंगे, फैट में सोल्यूबल होंगे, जिनका मूवमेंट एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे होगा तो वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बायोमैग्निफिकेशन। राइट, अब आते हैं इन ऑर्डर फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू अकर। देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, लॉन्ग लिव्ड, then mobile, then they are soluble in fats, then they are non biodegradable, then they are non biodegradable, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। देखिए जब हम स्केवेंजर्स की बात करते हैं तो स्केवेंजर्स आर दोज जो कि डीकंपोजर नहीं है, वो डेट्राइटिवोर्स हैं, वो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं जो कि डेड पे सरवाइव करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो डेड को डीकंपोज कर रहे होते हैं, तो वो स्केवेंजर के बॉडी के अंदर जाएगा और जाके उनके स्टमक के हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट को नहीं झेल पाएगा। बट अभी थोड़े समय पहले एक प्रॉब्लम देखने को मिली, स्पेसिफिकली ये मैंने पहले भी आपसे बात की है, स्पेसिफिकली विद द एस्पेक्ट ऑफ वल्चर्स। जो वल्चर्स होते हैं उनका नंबर अब बहुत कम हो गया है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की ओर अग्रसर हैं। और अगर मैं देखूं इसका कारण क्या है, देखिए देयर इज अ पर्टिकुलर पेन किलर है जिसको हम डाइक्लोफिनेक के नाम से जानते हैं। डाइक्लोफिनेक का बहुत ही एक्सेसिव यूज हुआ इनके अंदर, केटल्स के अंदर, क्योंकि उससे एक तो मल्चिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, पेन रिलीफ का ये काम करता है, ओवर द काउंटर हमें मिल जाता है। जब इतना ज्यादा डाइक्लोफिनेक का यूटिलाइजेशन किया गया बाय ह्यूमंस फॉर द एनिमल्स, अब एक केटल के अंदर डाइक्लोफिनेक जाके एक ऐसा केमिकल है जो कि परसिस्टिंग है, वो उनकी बॉडी में इकट्ठा होता रहा। अब एक दिन अगर वो केटल की डेथ होगी तो उस डाइक्लोफिनेक को खाने, उस केटल को खाने अगर कोई वल्चर आया तो उसका बायोमैग्निफिकेशन किसके अंदर हो गया, वल्चर के अंदर, और इस वजह से वल्चर्स की डेथ होने लगी। और अब जो नंबर ऑफ वल्चर्स हैं वो क्या होने लगा, कम होने लगे हैं।
इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं जिनको कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कहते हैं। एज फार एज वल्चर्स आर कंसर्न्ड, उन कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में वल्चर्स के एग को, जो भी एग्स हैं, उनको इंक्यूबेट किया जाता है। उन्हें इंक्यूबेट करने के बाद जब वो पैदा होते हैं उसके बाद कुछ समय तक कैप्टिव ब्रीडिंग यानी कि कुछ समय तक ब्रीड किया जाता है इन एन पर्टिकुलर एनवायरमेंट और फिर उन्हें नेचर में रिलीज कर दिया जाता है। ऐसे ही हरियाणा के पिंजौर में जटायु कंजर्वेशन सेंटर खुला है, जो कि स्पेसिफिक आइडिया हमें होना चाहिए एज फार एज दिस वल्चर्स आर कंसर्न्ड। आई होप नाउ इट इज क्लियर एवरीवन। खाली एनर्जी डिक्रीज हो रही हो तो वो जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस तो इंक्रीज होता जा रहा है ना, राइट। ना एक सवाल आया बहुत जरूरी, किसी ने पूछा कि सर सरकार बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के प्रोग्राम्स क्यों चलाती है। सत्येंद्र, मैं आपकी सवाल पे आता हूं और सागर मैं आपको भी जवाब देता हूं, 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, पहला काम यह है कि कल हमने जब फूड वेब देखा तो मैंने एक बात बोला था कि फूड वेब जो है जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा इस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। अगर फूड वेब सिंपल हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा नहीं है, ग्रास को सिर्फ डियर ही है खाने के लिए और डियर के और लायन के पास खाने के लिए सिर्फ डियर ही है, अगर खुदा ना खास्ता डियर की डेथ हो जाती है, डियर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली लायंस भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, राइट। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनी रहे ताकि फूड वेब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में रहे, मल्टीपल इंटरेक्शंस हो, मल्टीपल इंटरडिपेंडेंसीज हो, ताकि फूड वेब की उस पूरे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। इसीलिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इज नीडेड। अगर कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही है, इसका मतलब यह होगा कि उसको खाने वाला फूड चेन में अगर कोई भी है तो उसके भी एक्सटिंक्ट होने का खतरा बरकरार हो जाएगा, राइट। एक बात तो यह है। सेकेंड एस्पेक्ट, सागर ने सवाल पूछा था कि एसिडिटी का क्या सिस्टम है। देखिए, मैं बोल रहा हूं बैक्टीरियाज वगैरह सारे के सारे उस हाईली एसिडिक मीडियम में डेड हो जाएंगे, बट कुछ केमिकल्स, यही तो मेजर एस्पेक्ट है हमारे समझने का, कि वो केमिकल्स परसिस्टिंग हैं, वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी में रहेंगे, वो नहीं डिग्रेड होंगे, उनको ब्रोकन डाउन नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट हियर, कि जब भी हम इन सब्सटेंसेस को देखेंगे इनको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता किसी भी प्रोसेसेस के द्वारा। और दूसरी बात, जब इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो ये फूड चेन में मूव करते हैं। तीसरा, देयर रेट ऑफ इंटरनल डिग्रेडेशन इज वेरी नॉन एग्जिस्टेंट, उनका इंटरनल डिग्रेडेशन नहीं होता, राइट एवरीवन। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला है तो उनके अंदर ही ये आते हैं, बिल्कुल सही है। एवरीवन गॉट माय पॉइंट। अब एक और सवाल था, वो जिनका सवाल मैं एड्रेस नहीं कर पाया वो अपना सवाल एक बार दोबारा लिख दे सो दैट आई कैन एड्रेस दैट। चलिए, अब मैं जब बायो मैग्निफिकेशन की बात करता हूं कि क्या सारे केमिकल बायो मैग्नीफाई करेंगे, नहीं। ऐसे केमिकल्स मैग्नीफाई करते हैं जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं, हमारे फैट में सोल्यूबल हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे केमिकल्स बायो मैग्नीफाई करते हैं जो कि फूड चेन में हाई कंसर्न मूव, उनका मूवमेंट हो। ऐसा नहीं है कि वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे में, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो उससे उनका ट्रांसफर ना हो, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट दे आर लॉन्ग लिव्ड, दे आर मोबाइल, दे आर सोल्यूबल इन फैट, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनका डिग्रेडेशन ना हो, उनका डिग्रेडेशन ना हो। सबसे पहले यहां पे मैं देख रहा हूं पानी के अंदर डीडीटी का अमाउंट कम है, फिर एक मछली पूरी उम्र इस पानी को पीती रही, उसके अंदर डीडीटी एक्यूमुलेट होता रहेगा, दिस इज बायो एक्यूमुलेशन। फिर 5 मछलियों को अगर किसी ने खा लिया, स्मॉल फिश के अंदर उसका अमाउंट और इंक्रीज हो जाएगा, फिर थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो उनका अमाउंट और इंक्रीज हो जाएगा, और फाइनली इनका प्राइस किसको पे करना पड़ेगा, इन बर्ड्स को, इन वल्चर्स को।
राइट। सौगनिक आप अपना क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख दें, मैं एड्रेस कर देता हूं। फटाफट इनके एग्जाम्पल्स के नाम याद करने की कोशिश करें। Yes, it also affects humans, no doubt about that. No doubt about that. Why biomagnification increase in trophic level but energy decrease? देखो बायोमैग्निफिकेशन जो होता है वो केमिकल का है, वो एनर्जी नहीं दे रहा। राइट। Ants are scavengers, ubiquitous scavengers. Ants are ubiquitous scavengers. Yes, everyone. चलिए, कॉग्निक आपका सवाल है, इंसेक्टिवोर्स किस टाइप की कंज्यूमर्स हैं? इंसेक्टिवोर्स खुद भी तो अरे कंज्यूमर है ना, तो कार्निवोर्स में आए, दे आर दी कार्निवोर्स। दिस एक्यूमुलेशन कैन लीड टू एडॉप्शन टू दिस ऑर्गेनिज्म। यार ऐसा होता नहीं है, अगर अडॉप्ट कर गए तो फिर तो हम इनको मतलब हम अमर हो जाएंगे, इसमें क्या बात हो गई। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो एनर्जी 10% ट्रांसफर होती है भाई, बट केमिकल तो पूरा जाएगा। ऐसी बातें कर रहे हो यार। चल, एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंसेस, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मिथाइल मर्करी और हेवी मेटल्स, एंड थर्ड इज पीओपीज, जिनके बारे में मैं बोल रहा था, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, स्वग्निक मैंने जवाब दे दिया, दे आर दी कार्निवोर्स। डीडीटी जो कि मॉस्किटो को किल करने के लिए यूज किया जाता है, और अब बाइल्ड ईगल पॉपुलेशंस लीडिंग टू देयर एग शेल्स बीइंग क्रश्ड, और इसके कारण से जो ओवरऑल जो सबसे टॉप पे, तो सबसे टॉप पे है उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। राइट। देन इट अच्छा, रेन्ड कैट्स इन बोर्नियो, ये मैं तुम्हें अभी क्लास में बताऊंगा थोड़ी समय में। मीनामाता डिजीज, मीनामाता डिजीज देखी गई जापान के अंदर, जो आप बोल रहे हो ना कि ह्यूमंस को इंपैक्ट करता होगा, डेफिनेटली जापान के लोगों ने जब मछलियां खाई तब उनके अंदर मरकरी का अमाउंट बढ़ गया और मीनामाता डिजीज हुई, जिसको आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ऐसा पता लगेगा। यहां पे देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे पहला लेवल है, कोई भी एक इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के पानी, इस इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंट और जो रिचार्ज था वो कहां पे आया, डिस्चार्ज था वो कहां पे आया, पानी के अंदर। इस पानी के अंदर केमिकल्स का अमाउंट बढ़ गया, और उस केमिकल को पूरी उम्र किसने एक्यूमुलेट किया, जूप्लैंक्टन्स ने। वहां से किस में गया, फिशेस में। फिशेस से और ज्यादा एक्यूमुलेशन किस में हुआ, बड़ी फिशेस में। और अगर इस फिश को कोई खा लेगा तो डायरेक्टली वो हार्मफुल होगा, उसको बीमारी होगी ही होगी। राइट। बायोप्रोस्पेक्टिंग थोड़े दिनों में बताऊंगा। देन यू विल सी दिस इज द इंपैक्ट ऑफ मीनामाता दैट इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन राइट नाउ। यस, फूड चेन पूरी इफेक्ट हो जाएगी। हाउ कैन वी नो दैट दिस स्पीशीज इन डेंजर? देखो एक रिपोर्ट आती है IUCN की, उसके अंदर स्पीशीज का स्टेटस बताया जाता है। उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज को देखा जाता है कि उनका क्या नंबर अभी इस वक्त है, उसके हिसाब से हमें पता लगता है आर दे आर इन डेंजर और नॉट। अरे चाइना के लोगों में ज्यादा मरकरी इस हिसाब से क्यों होगी, क्योंकि कैसी बात भाई, जरूरी थोड़ी है कि उस पानी के अंदर मरकरी रिलीज हो ही रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मीना माता डिजीज, ये जो मीना माता डिजीज के ही तो एग्जाम्पल है आपके सामने, जो ये बच्चे हैं जिसके अंदर जो मेंटल डेवलपमेंट है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, दे आर डिसेबल्ड। राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हुआ क्या, हमने ये एक बहुत बोर्नियो के अंदर ऐसी कहानी हुई है जिसको थोड़ा सा हमें समझना है। हुआ ये कि डीडीटी जो है मच्छरों को मारने के लिए बोर्नियो के अंदर यूज किया गया। उसके साथ साथ क्या हुआ, जो वास्प थे, अब डीडीटी का यूज किया, मच्छर तो मर गए, बट उसके साथ साथ जो पैरासाइटिक वास्प थे उनकी पॉपुलेशन भी कम होने लग गई। जब उनकी पॉपुलेशन कम हुई तो कैटरपिलर्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एक बात करें, जैसे ही ये डीडीटी का यूज किया, ये तो एक एस्पेक्ट बता दिया मैंने तुम्हें फूड चेन का। अब दूसरा एस्पेक्ट देखें, डीडीटी का एक्यूमुलेशन जब धीरे धीरे इन गेकोज में होने लगा,
यानी कि ये है बायोमैग्निफिकेशन। मच्छर मारने के लिए यूज किया था, बट धीरे 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 ये किसके अंदर, गेकोस के अंदर बायोमैग्नीफाई हो गया। जैसे गेकोस के अंदर बायोमैग्नीफाई हुआ, तो यहां पे जो कैट्स हैं, एज द कैट्स डाइड द रैट पॉपुलेशन, अब गेकोस को कैट ने खाया तो कैट तो सारी मर गई। जब कैट सारी मर गई तो रैट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। इसीलिए इसीलिए यहां पे बोर्नियो के अंदर कैट फॉल कराया गया था, मतलब बिल्लियों को बाहर से लाके उनकी रेनफॉल, उनकी बारिश की गई थी, ताकि चूहों की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। ये इंपैक्ट पूरे इकोसिस्टम पे, पूरी फूड चेन पे दिखाई देगा ही देगा। और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, दैट इज समथिंग वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस मिनामाता डिजीज, वन थिंग। और आईयूसीएन के बारे में हम बायोडायवर्सिटी के चैप्टर में कंप्लीटली डिटेल में बात करेंगे, राइट। चलिए यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब बायोमैग्निफिकेशन इन वल्चर्स, ये मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है कि डाइक्लोफिनेक के जो ट्रेसेस हैं वो डेट्रीवोर कंपाउंड्स हैव बीन फाउंड इन द कार्केसेस ऑफ वल्चर अक्रॉस इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इसीलिए वल्चर का पॉपुलेशन क्या हो गया, कम हो गया, और मोर्टेलिटी, वल्चर मोर्टेलिटी इंक्रीज हुई। अब आते हैं अगला एस्पेक्ट जो कि बहुत जरूरी है हमें समझना, दैट इज बायोटिक इंटरेक्शन। तो प्लीज रिवाइज जो पहले पढ़ा है, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर, जिसको हम बायोटिक इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए, जब भी हम किसी इकोसिस्टम में रहते हैं, उस इकोसिस्टम के अंदर हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कारण, अपनी एनर्जी नीड्स के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब ऑल्सो। बट इसी इंटरेक्शन को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि किस किस तरीके का इंटरेक्शन होगा। क्या वो रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रहे होंगे, क्या वो एक दूसरे का साथ दे रहे होंगे। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट बायोटिक इंटरेक्शंस देखे जाते हैं। इन इंटरेक्शंस में अगर एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है तो आई विल बी राइटिंग प्लस फॉर देम। अगर उसको नुकसान होता है तो उसको हम माइनस बोलेंगे, और अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस इंटरेक्शन से, उसको हम जीरो की संज्ञा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे इंटरेक्शन होते हैं। जैसे पहला इंटरेक्शन जो है, जिसको हम बोलते हैं कि एक ऐसा इंटरेक्शन जिसकी वजह से दोनों ऑर्गेनिज्म जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों को फायदा होता है। सिंबायोटिक रिलेशन है। जैसे तुम्हारा और मेरा जो रिलेशन है वो सिंबायोटिक रिलेशन है। अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, राइट। तुम भी बेनिफिटेड, मैं भी अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, मुझे भी मजा आएगा। तो दिस इज सिंबायोटिक रिलेशन। इस सिंबायोटिक रिलेशन का मतलब यह है कि दोनों को फायदा हुआ, मैं अच्छा पढ़ा पाया, तुम्हें अच्छा ज्ञान मिला। तो ये जो इंटरेक्शन है, दिस इज प्लस एंड प्लस इंटरेक्शन। इसको हम सिंबायोटिक इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि स्पेसिफिकली हमें कोरल रीफ्स के अंदर, कोरल्स के अंदर दिखाई देता है। दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन अ व्हाइल, बट विल टॉक अबाउट इट। ठीक है। दूसरा इंटरेक्शन जो है वो ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो एक ही रिसोर्स है, उस रिसोर्स को खाने के लिए दो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो दोनों भूखे रह जाएंगे और दोनों की मौत हो जाएगी। इसीलिए तो हमने कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और गॉस लॉ को पढ़ा, जिसमें वो रिसोर्स पार्टीशनिंग और वो सब करते हैं। इसीलिए अगर कंपटीशन होगा तो डेफिनेटली दोनों नुकसान में होंगे, माइनस और माइनस। एक और चीज ध्यान से समझें, मान लो यहां पे एक ट्री है, और इस ट्री की जो छाया है उसके कारण नीचे कोई भी जो पौधा है वो ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल रही। इस ट्री ने तो बेचारे ने कुछ नहीं किया, वो तो अपना ग्रो कर रहा था, चिल मार रहा था लाइफ में। बट नुकसान किसको हुआ, छोटे वाले ट्री को। इस इंटरेक्शन में इसका नुकसान हुआ, दैट इज नेगेटिव। इस ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज जीरो। इसको बोला जाता है अमेंसलिज्म। एक मैंने और एग्जांपल आपको ज्योग्राफी में दिया था एपीफाइटस का।
जब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखते हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली इन द फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील, इन द फॉरेस्ट ऑफ कोंगो, जायरे एंड एज वेल एज इन इंडोनेशिया, इन फॉरेस्ट के अंदर मेजर कंपटीशन होता है सनलाइट के लिए। मेजर कंपटीशन किसके लिए है? सनलाइट के लिए, क्योंकि इनकी कैनोपी बहुत ही थिक होती है। इस वजह से कुछ ऐसे ट्रीज, कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं जो कि एक पेड़ का सहारा लेंगे और इसकी ब्रांच के ऊपर क्लाइंब करके ऊपर आने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें सनलाइट मिल जाए। ये जो क्लाइंबर्स हैं, इन क्लाइंबर्स को बेनिफिट मिलेगा इस ट्री से। क्यों बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि क्लाइंबर को सनलाइट मिल रहा है, बट इस ट्री का कोई भी न्यूट्रिशन ये क्लाइंबर्स यूज नहीं करते हैं। तो क्या इस ट्री को नुकसान है? नहीं। तो ऐसा जो इंटरेक्शन है जिसमें ट्री को नुकसान नहीं है, क्लाइंबर को फायदा है, इसे कमेंसलिज्म कहा जाता है। एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे डियर को अगर लायन खाता है तो नुकसान किसका है? डियर का, ऑब्वियसली मौत आ गई, और लायन को फायदा हो जाता है। उसको हम प्रिडेशन कहते हैं। उसमें एक का नुकसान है और एक का फायदा होता है। पैरासाइटिज्म, अगर मान लो मच्छर तुम्हें काटेगा तो नुकसान तुम्हें हुआ और फायदा किसको हुआ? मच्छर को हुआ। दैट इज माइनस प्लस। So that's how there are different types of biotic interactions that do exist in this entire ecosystem. और उन इंटरेक्शंस के एग्जाम्पल्स को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हम इन बायोटिक इंटरेक्शंस के नाम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बायोटिक इंटरेक्शन है अमेंसलिज्म, जिसके अंदर एक को नुकसान और एक को कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल जीरो। फिर आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड होते हैं, प्लस एंड प्लस। देन कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म के अंदर एक को फायदा और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। तीसरा होता है कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों नुकसान में जाते हैं। फोर्थ इज पैरासाइटिज्म, जिसमें एक को फायदा दूसरे को नुकसान, और उसके बाद प्रिडेशन, जिसमें भी एक को फायदा दूसरे को नुकसान। So this is how we can see these biotic interactions can be positive and negative for the organisms, right? पैरासाइटिज्म और प्रिडेशन के अंदर डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा, बट अगर जानकारी अभी हासिल करनी है तो समझें कि जब मच्छर ने तुम्हें खाया तब वो नेगेटिव प्लस तो था, बट क्या तुम मर गए उसी समय? नहीं। बट प्रिडेशन में जब लायन ने डियर को हंट किया तो साथ के साथ जो डियर है उसकी मौत हो गई। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की डेथ जब नेसेसरी हो जाती है तब उसको हम प्रिडेशन के नाम से जानते हैं, राइट? अब हम पढ़ते हैं आगे के एस्पेक्ट को। सबसे पहले आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें बोथ दी स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। दोनों स्पीशीज क्या हैं? बेनिफिटेड होती हैं। ये हाईलाइट करता है कि उन स्पीशीज का आपस में इंटरडिपेंडेंस कितना है। वो स्पीशीज एक दूसरे के साथ जब जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाते हैं तो वो अपने चांसेस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज करते हैं ताकि इस इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस मेंटेन किया जा सके। दिस इज व्हाट वी कॉल एज म्यूचुअलिज्म, राइट? यहां पे अगर आंट्स जो है वो प्रोवाइड करती है सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन करती है फूड को, किसको? एफिड्स को। एफिड्स प्रोवाइड करता है फूड किसको? आंट्स को। इन दोनों के बीच का एक इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को हम म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि म्यूचुअलिज्म का एक फाइनेस्ट एग्जांपल आपको देखें तो जिसमें बोला गया है ह्यूमंस एंड गट बैक्टीरिया। हमारे पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो भी हमारे एक्सेसिव या कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसा सब्सटेंस हम कंज्यूम करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, वो बैक्टीरियाज उनको खा जाते हैं। पर हमारे लिए भी फायदा होता, नहीं तो वो हमें नुकसान पहुंचाते। बैक्टीरियाज जो हैं, सारे बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के लिए जो हैं नुकसानदायक नहीं होते। देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज इन आवर गट्स जो कि
जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, इसीलिए दोनों का फायदा होता है। दिस इज द रिलेशनशिप वी कॉल एज म्यूचुअलिज्म। फिर आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक बेनिफिट करता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है पैरासाइटिज्म, जिसमें एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को नुकसान होता है। अब सबसे पहले हमें समझना है सिम्बायोसिस। सिम्बायोटिक रिलेशन को मैं म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक रिलेशन एक ही है, बट थोड़ा सा फर्क है, वो मैं अभी बताता हूं। सिम्बायोटिक में क्या है, इज एन इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जैसे ये एक ऐसा बायोटिक इंटरेक्शन है जो कि जब भी दो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन में होते हैं, तो उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है कोरल्स। कैसे, उसको समझते हैं। देखिए, कोरल्स की जब मैं बात करता हूं तो कोरल रीफ्स जो हैं, कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स जो होते हैं ये होते हैं पॉलिप्स। पॉलिप्स यानी कि कुछ ये ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। और इन ऑर्गेनिज्म की खास बात यह है कि ये जब एक्सक्रीट आउट करते हैं तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने चारों ओर। बट समस्या क्या है इन कोरल्स के साथ? कोरल्स, ये याद रखना, तुम्हारे को ऐसा लगता होगा कि कोरल्स क्या है, प्लांट्स है। नहीं, दे आर नॉट प्लांट्स, दे आर द एनिमल काइंड ऑफ थिंग्स। अब जब कोरल्स के साथ समस्या क्या है बेटा, ये नाइजेरियन किंगडम के हैं, वो थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। ये एक ऐसी जगह पे है जहां पे फिक्स रहते हैं। समस्या यही है कि ये मूव नहीं कर सकते। अगर ये मूव कर सकते होते तो अपने खाने को खुद से हासिल कर लेते। अब घर बैठे बैठे तो किसी को खाना मिलता नहीं है, इस वजह से इनको जरूरत होती है किसी एक ऐसे प्लांट की जो इनकी विसिनिटी में आए और आके इनको सारी उम्र खाना देता रहे। उसको हेल्प करने के लिए, जैसे ये कोरल्स होते हैं इस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब जब ये खाना खाना चाहते हैं तो इनको भाई कुछ तो चाहिए। इसके लिए जो इन्होंने एक्सक्रीट किया है एक्सोस्केलेटन, उसके अंदर आके बैठ जाते हैं कुछ एल्गीज जिनको जूजेंथिला के नाम से जानते हैं। जूजेंथिला क्या है, एक एल्गी है जो कि आके बैठ जाती है किसके अंदर, इस कोरल के अंदर। इस वजह से ये एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी और एनर्जी देगी किसको, कोरल को। और इस जूजेंथिला को क्या मिला, इसको मिला भाई रहने के लिए शेल्टर। एक दूसरे को ये इस तरीके से मदद कर रहे हैं कि एक तो फूड प्रोवाइड कर रहा है कोरल को, और कोरल जूजेंथिला को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। मान लो किसी दिन इस जूजेंथिला कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, अगर जूजेंथिला इस कोरल से बाहर निकल जाता है तो व्हाट विल हैपन टू दिस कोरल, टेल मी फास्ट। What will happen to this coral? This coral will die. तो क्या ये एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन में नहीं है? गाइस फास्ट। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। तो इफ दे आर इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर, दे आर इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर, इसी को हमने बोला है सिम्बायोटिक रिलेशन, इसी को हमने बोला सिम्बायोसिस, राइट। तो सिम्बायोसिस आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि जब भी एक ऐसा टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा स्पीशीज बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं एक दूसरे के साथ, और ये टर्म 1879 में कॉइन किया गया बाय द एंटन डी बेरी एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिन। सिन मतलब टुगेदर एंड बायोसिस मतलब लिविंग, आपस में एकदम साथ में रह रहे हैं। ये जो सिम्बायोसिस है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है। हर सिम्बायोटिक रिलेशन म्यूचुअलिस्टिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसके एग्जांपल देंगे। Some symbiotic relationships are parasitic. Some symbiotic relationships are parasitic in which one species benefits at the expense of the other.
एक स्पीशी को बेनिफिट मिल, यस, तो बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर, चलिए वापस आते हैं इस पे। एंड नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशन, जहां पे मैंने बोला कि हर म्यूचुअल रिलेशन सिम्बायोटिक नहीं होता, कुछ म्यूचुअल रिलेशन क्या होते हैं, खराब भी करते हैं, और उन रिलेशंस को हम अभी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जिसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर हम किसी पैरासाइटिक रिलेशन की बात करेंगे, किसी भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में पैरासाइट्स देखेंगे, तो वहां पे तुम्हें पता लगेगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है। लेट्स से some symbiotic relationships are parasitic in which one species benefits at the expense of the other, while others are commensal in which one species benefits without affecting the other। यानी कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन जो है उसके अंदर तीन भाग आप देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पहला, अगर दोनों बेनिफिट आउट हो रहे हैं तो वो सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाएगा। सिम मतलब दे आर लिविंग टुगेदर। कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिसमें साथ तो रह रहे हैं बट ऐसा नहीं है, बेनिफिट एक को ही हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। जैसे जहां पे हाइजीन की कमी होती है जिन एरियाज में, वहां पे बच्चों के सर में हम देखते हैं जुएं होती हैं, राइट। वो क्या करती हैं, दे आर दीज जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो फायदा ले रहे हैं बट एट द एक्सपेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ, एट द एक्सपेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ द दैट पर्सन। चलिए, ये जो नुकसान है ये पैरासाइटिक है, राइट। कुछ सिम्बायोटिक रिलेशंस ऐसे हैं जिसमें मतलब नुकसान नहीं हो रहा सामने वाले को, जैसे कि मैंने तुम्हें एपिफाइटिक्स का जैसे मैंने तुम्हें क्लाइंबर का एग्जांपल दिया था, और उस क्लाइंबर के एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें बताया रह दोनों साथ में रहे, दोनों म्यूचुअलिस्टिक हैं, बट उसमें एक को ही बेनिफिट हो रहा है, एक को कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो कमेंसल हो जाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर हम यहां पे देखें तो वो क्या है, इसके अंदर एक बात आती है जिसको हम प्रोटो कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन का मतलब है कि ये ऐसा है, रिलेशन है जो कंप्लीटली म्यूचुअल नहीं है। अगर दोनों साथ हैं तो ठीक है, चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। अगर जुदा हो गए तो एक दूसरे से मर जाएंगे, ये नहीं हिसाब किताब है इनका, ठीक है। अगर जन्मों जन्मों तक साथ करने जीने की कसमें खा ली तो दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशन, और वो हमने देखा कोरल रीफ्स के अंदर। बट जब हम प्रोटो कोऑपरेशन की बात करते हैं, इसमें रिलेशनशिप ऐसा है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, बट अगर ना भी साथ में रहे तो भी जिंदा रहेंगे, और धीरे 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 करके अगर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई, अगर फूड वेब में उनको दूसरे ऑप्शंस नहीं मिले तो उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और वो रिलेशन प्रोटो कोऑपरेशन से सिम्बायोटिक की ओर आगे बढ़ जाएगा। नाउ आई होप यू हैव गॉट दिस आइडिया कि प्रोटो कोऑपरेशन क्या है और सिम्बोइज्म क्या है। सिम्बोइज्म का मतलब है दे आर लिविंग टुगेदर वेरी क्लोजली एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टिल देयर लास्ट ब्रेथ। Now, when we talk about proto cooperation, they are not fully mutualistic, but ये अर्ली स्टेज ऑफ म्यूचुअलिज्म और सिम्बोइज्म को शो करते हैं, राइट। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो समझ में आया कि प्रोटो कोऑपरेशन में जो इंटरेक्शन है वो टेम्परेरी है। वंस द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्ट करे उनको एडवांटेज मिला, वो भाई निकल जाएंगे, अपना सर्वाइवल उनका कोई इशू नहीं है, राइट। जैसे प्लांट्स एंड पोलिनेटर्स, अब प्लांट और पॉलिनेटर के बीच में ये फायदा है, उनको आपस में दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशंस में हैं, क्योंकि पॉलिनेटर्स में फीड ऑन द नेक्टर ऑफ द प्लांट बट दे आल्सो ट्रांसफर पोलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, तो दोनों हैं। बट क्या ये जो पोलन का ट्रांसफर है सिर्फ और सिर्फ इसी पॉलिनेटर की वजह से नहीं, वो हवा के माध्यम से भी हो सकता है, किसी दूसरे माध्यम से भी हो सकता है। तो जब तक ये पॉलिनेटर्स में फीड ऑन द नेक्टर ऑफ द प्लांट, प्लांट का नेक्टर होता है, उस पे पॉलिनेटर फीड करेगा, फायदा मिल गया। बट उसके साथ साथ वो उस प्लांट का पोलन ले जाके दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर देगा, जिससे रिप्रोडक्शन होगा और रिप्रोडक्टिव सक्सेस मिल जाएगी, तो दोनों को फायदा हो गया। बट ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा इसी से रिप्रोडक्टिव सक्सेस हासिल होनी है, पोलन का ट्रांसफर तो किसी और तरीके से भी हो सकता है। यस और नो गाइस?
क्या क्या मतलब बकवास चल रही है ये? चलो, जो भी है व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे म्यूचुअली वो एसोसिएटेड तो हैं, बट एक का तो बेनिफिट होता है, दूसरे को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। इसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। जैसा कि आप देखें यहां पे वेल है, इस वेल के ऊपर एक बार्निकल्स जो है वो हमेशा इस वेल के ऊपर रहते हैं। बढ़िया वेल इनको झूठे देती है, पूरे के पूरे समुद्र के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, ये अपना खाना खाते हैं, चिल मारते हैं। क्या इससे वेल को कोई नुकसान है? नो। क्या इससे बार्निकल्स को कोई फायदा है? यस। देन डेफिनेटली इट इज अ कमेंसलिज्म। एग्जाम्पल इसके लेटर ऑन स्टेजेस में सारे करेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या है कमेंसलिज्म। एक ऐसा रिलेशनशिप, टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, बट एक बेनिफिटेड है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं है। कैटल इग्रेट्स ईट द इंसेक्ट्स ट्रेड अप बाय कैटल व्हेन दे आर ग्रेजिंग। यानी कि यहां पे इसके ऊपर इंसेक्ट्स जो थे उनको फायदा। यहां पे ये जो एग्जांपल है, दिस इज कंपैरेटिवली थोड़ा सा ना ऐसा एग्जांपल है जो कि विवाद का मुद्दा रहता है, तो इस एग्जांपल को एक बार आप यूज ना करें, ठीक है। तो इस स्लाइड को एक बार आप छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रिडेशन। प्रिडेशन में तो आपके सामने ये जो तस्वीर है ये सब कुछ शो कर रही है कि एक को नुकसान और एक को फायदा होना है। जिसमें अगर चीता डियर के पीछे भाग रहा है तो डेफिनेटली डियर का नुकसान होगा और चीता विल बी लाइक वेरी वेरी हैप्पी। तो इसीलिए ये ऐसा इंटरेक्शन है जो कि इस पूरे फूड चेन में ये शो करता है कि एक प्रेडेटर एक जो प्रेडेटर है वो प्रे को नुकसान पहुंचा रहा है, राइट। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन will definitely help in the energy movement in the trophic level। जो ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी है उसका मूवमेंट यहां से देखा जाएगा, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये भी है पैरासाइटिज्म, जहां पे एक स्पीशी पैरासाइट है, दूसरा होस्ट है। पैरासाइट्स बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट, बिल्कुल ठीक है। पैरासाइट डिराइव्स शेल्टर, फूड, प्रोटेक्शन फ्रॉम द होस्ट, बिल्कुल सही बात है। और उसके साथ साथ उसको क्या करता है? एक्सप्लॉइट भी करता है, नुकसान भी करता है। अब पैरासाइट्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं? वायरल पैरासाइट्स जैसे कि प्लांट और एनिमल वायरसेस, माइक्रोबियल हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ प्लांट पैरासाइट्स भी होते हैं, कुछ एनिमल पैरासाइट्स भी होते हैं, राइट, जैसे नेमाटोड्स, आर्थ्रोपॉड्स। ये इनहेबिट करते हैं और अटैच हो जाते हैं सरफेस पे होस्ट के, और जैसे कि हेडलाइस हो गया जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, और लिव विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, या वो बॉडी ऑफ द होस्ट के अंदर रहते हैं, राइट। नेक्स्ट एस्पेक्ट, कंपटीशन। देखो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, इससे तो भाई दोनों का नुकसान होना है, क्योंकि जो भी मटेरियल, जो भी रिसोर्स है, वो रिसोर्स क्या हो जाएगा? वो रिसोर्स कंपैरेटिवली उसकी अवेलेबिलिटी दोनों के लिए पूरी नहीं हो पाएगी, इसको हम कंपटीशन कहते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन को दो भागों में देखा जाता है। देखिए, कंपटीशन के लिए आप सब लोगों ने ये जाना कि हाँ ठीक है, अगर दो स्पीशीज compete कर रही हैं तो दोनों को नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा, जी हाँ। ऑन द अदर हैंड, जब भी जब भी ये कंपटीशन की बात आएगी तो ये दो तरीके का होगा। वन वी कॉल एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और सेकंड वन वी कॉल एज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब ये क्या है उसको समझते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब है जब सेम स्पीशीज के बीच में रिसोर्सेज को लेके कंपटीशन हो। सिंपल एग्जांपल, दो कुत्ते एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब होता है दो डिफरेंट स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए लड़े, जैसे टाइगर और लायन एक डियर के लिए लड़ रहे हैं, राइट। टाइगर और लायन एक डियर के लिए लड़े तो वो इंटर स्पेसिफिक है, क्योंकि दो स्पीशीज के बीच में है। और अगर इंट्रा स्पेसिफिक है तो इट मींस दे आर बिटवीन द सेम स्पीशीज। अब इसके अंदर लायन का जो
एग्जाम्पल है दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। जैसे कि लायंस के साथ क्या होता है, लायन इज नॉट अ वेरी सोशल एनिमल। लायन इज नॉट अ सोशल एनिमल। लायन ऑलवेज नीड्स प्रिवेसी। उसमें वो हमेशा अपने एक परिवार के साथ रहेगा जिसमें लायन, लायनेस और उनके कब्स यानी कि बच्चे। बट वो एक टेरिटरी में रह रहे हैं, उन्होंने अपना रिसोर्स पार्टीशन करके जिंदगी जीना है और बढ़िया अपना एक एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, जिसमें लायन है, लायनेस है एंड उसके साथ साथ उनके कब्स हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस, लेट्स से अगर बाहर से कोई लायन आता है इनकी टेरिटरी में, क्योंकि इसके यहां पे रिसोर्स कम हो गए, और यहां पे जब आएगा तो इन दोनों लायन के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा फॉर द रिसोर्सेस। अगर मान लो जो बाहर वाला लायन है वो कम स्ट्रॉन्ग हुआ या वीक हुआ, तो जो पहले लाइन यहां पे रह रहा था, दिस विल किल द अदर एंड विल सेव द रिसोर्सेस। कंपटीशन है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दूसरा एस्पेक्ट यह कि अगर मान लो बाहर वाले लाइन ने यहां के लाइन को मार दिया, तो वो ना सिर्फ इसको मारेगा, वो इसके बच्चों को भी मारेगा, और then again mate with the lioness and will give birth to the another cubs। इसका जो क्वेश्चन आने का चांस है वो कैसा है, sometimes it has been seen among the lions intraspecific competition lead to the population control। ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काम करते हैं, ये कंपटीशन पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है लायंस की। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, राइट। पैरासाइटिज्म और प्रिडेशन में फर्क ये है भाई, पैरासाइटिज्म में जिस व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, पैरासाइट होते क्या है, जिनमें एक होस्ट होता है, दूसरा पैरासाइट है। जो होस्ट है वो उसी समय मर नहीं जाता, राइट। जैसे मैंने तुम्हें हेडलाइस का एग्जाम्पल दिया था, सर में जो जुएं हैं, क्या वो बेनिफिटेड हैं? यस, दे आर बेनिफिटेड, बट उससे क्या होस्ट मर जा रहा है? नहीं। बट प्रिडेशन में डियर और लायन का जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो डेफिनेटली यू विल सी डियर विल बी किल्ड बाय द प्रीडेटर, राइट। यस, कैट्स में भी ऐसा ही होता है। इसीलिए तो आप देखेंगे कि ये जो बिग कैट्स हैं, लायन, टाइगर्स, दे आर दी बिग कैट्स हैं। Then, अब आप पढ़ लीजिएगा, विद इन अ स्पीशीज इंट्रास्पेसिफिक, विद इन द स्पीशीज इंटरस्पेसिफिक। नाउ डिफरेंट स्पीशीज होंगी तो इंटरस्पेसिफिक होगा, एक ही स्पीशी के अंदर होगा तो इंट्रास्पेसिफिक होगा। अमेंसलिज्म का मतलब एक को नुकसान, दूसरे को कोई भी फायदा नहीं, कोई भी नुकसान नहीं, यानी कि नेगेटिव एंड जीरो, नेगेटिव एंड जीरो टाइप का ये ओवरऑल इंटरेक्शन है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि एक पेड़ है, इस पेड़ ने कुछ नहीं किया, बट जो नीचे की छाया है उसकी वजह से कुछ ग्रो नहीं हो पाएगा, वो नुकसान है वहां की स्पीशीज के लिए। in which an individual species harm another without obtaining benefit। खुद को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा बट दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है। इन अमेंसलिज्म द स्पीशीज दैट इज नेगेटिवली अफेक्टेड, जो नेगेटिवली अफेक्टेड होगी वो विक्टिम होगी, और जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो बहुत सारे तरीके से हो सकता है, चाहे वो केमिकल्स रिलीज करके हो जाए, चाहे वो केमिकल्स रिलीज करके हो जाए। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे दिखा, एक लार्ज ट्री शेड्स अ स्मॉल प्लांट। एक लार्ज ट्री छोटे प्लांट को शेड जब प्रोवाइड करता है तो उसको नुकसान होता है। तो दीज आर दी मेजर एग्जाम्पल्स। अब मैं आगे इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। व्हाट आई विल डू इज आई विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नाउ, और उससे थोड़ा पता लगना चाहिए कि जितना हमने पढ़ा है उसमें वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। तो पीवाई क्यूज डिस्कस करते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, तो विल टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, 2015 में पूछा गया है। पोल वगैरह नहीं लगाऊंगा, अब मेरे को सीधा आंसर चाहिए।
Which one of the following is the best description of the term ecosystem? देखिए, a community of organisms interacting with one another. Okay, that part of the earth which is inhabited by living organisms, ये तो गलत है. A community of organisms together with the environment in which they live. Yes, this is an ecosystem. Flora and fauna of a geographical area नहीं, क्योंकि इसके अंदर इंटरेक्शन नहीं है. यहां पे इंटरेक्शन कहां पे है? टुगेदर, जब वो साथ में रह रहे हैं. द आंसर वुड बी सी. जिनको लगता है ए है वो गलत इसलिए है. इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बायोटिक फैक्टर की बात की गई है. यू विल नॉट सी ए बायोटिक फैक्टर है. यहां पे ए बायोटिक फैक्टर तुम्हें दिखाई नहीं देगा. बायोटिक फैक्टर है, राइट, इसीलिए वो हाफ है. द आंसर वुड बी सी. तो आपको यहां पे मिल भी जाएगा, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो बहुत ही आसान है. यस, द आंसर वुड बी, अरे ही नहीं होगा भाई. जब भी फंक्शनल रोल आ गया तो डेफिनेटली इट वुड बी इकोलॉजिकल निश. फंक्शनल रोल हमेशा कौन प्ले करेगा? इकोलॉजिकल निश. बहुत आसान है. नेक्स्ट, ये बताएं, ये रिसेंट है, 2014 में पूछा गया. रिसेंट नहीं, 2014 में पूछा. फास्ट गाइस. बहुत बढ़िया. नहीं, देखो, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स या डायएटम्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में. डायएटम्स के ऊपर आप क्रस्टेशियंस को पाएंगे, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, क्रस्टेशियंस. एंड क्रस्टेशियंस के ऊपर आपको मिलेंगे हेरिंग्स. हेरिंग्स मैंने कल बताया था, मछलियां, बड़ी मछलियां हैं, राइट. सो दिस इज द सीक्वेंस. सो द आंसर वुड बी ए. यहां पे गलत होता है तुम्हारा आंसर. ये क्यों गलत हुआ है? जिन्होंने बी सी डी कुछ भी लिखा है वो इसलिए गलत हुए हैं क्योंकि दे डिड नॉट रिवाइज द एंटायर प्रोस्पेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट जवाब दें. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स गाइस. बहुत बढ़िया. द आंसर हियर वुड बी वन ओनली, क्योंकि अ फूड चेन डेफिनेटली इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर. यही तो होता है फूड चेन. फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज. क्या बात कर रहे हैं? वो विद इन, विद इन में थोड़ी मिलती है, वो तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर हमें देखने को मिला. दूसरा, अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर्स ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर ईटन बाय अदर्स. नहीं रे, ये तो पिरामिड ऑफ नंबर बताएगा ना, कितना नंबर है, क्या नंबर नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता है, राइट. सो द आंसर वुड बी ओनली वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो फटाफट पता होना चाहिए, 2013 में पूछा गया. विद इन कम्युनिटी नहीं होता भाई. वायरस क्या डीकंपोजर होते हैं? नहीं, कल ही बताया था. तो दे आर नॉट द डीकंपोजर. फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द डीकंपोजर्स. ग्रेट. आगे बढ़ें. यस एवरीवन. तो here you will see the answer would be C. टेट्राइटिवोर्स के अंदर आपको 1, 3 एंड 5 यानी कि अर्थवॉर्म्स, मैंने मिलीपेड्स भी तुम्हें बताया हुआ है, एंड वुडलाइस. अगर आप स्लाइड्स को रिवाइज करेंगे, बहुत गौर से ध्यान से पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू मार्क दिस करेक्टली. सो जेलीफिश एंड सी हॉर्स आर नॉट द टेट्राइटिवोर्स. तो अर्थवॉर्म्स, मिलीपेड्स एंड वुडलाइस. नेक्स्ट, ये एक बार छोड़ दें, अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि प्रोड्यूसर्स में डाई एटम्स होते हैं, हमने पढ़ लिया है.
साइनोबैक्टीरिया जब हम पहले भी जानते हैं कि इनके अंदर ब्लू ग्रीन अलगीज के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ये भी हमने पढ़ा है। यस और नो? तो 2 और 3 तो मैंने जाने हुए हैं, दोनों पढ़े हुए हैं, तो मुझे उससे भी आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड, द आंसर वुड बी बॉम्बे। मुझे लगा कोई और क्वेश्चन है। चलिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन है जो आप एक बार छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑल राइट गाइस, तो दीज आर दी मेजर PYQs। हम बाकी का काम करेंगे कल की क्लास में, बिकॉज आई एम नॉट वेल टुडे, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डेल्ट इन दी टुमारोज क्लास, राइट एवरीवन। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस पूरी स्लाइड्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू मार्क आंसर करेक्टली। जो एक्सप्लेनेशन है, उन एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो क्वेश्चन किए हैं उनका अच्छा एनालिसिस और उन पे ग्रास्प बन सके। राइट गाइस, थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो।